आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार की राजनीति में ताजा परिदृश्य क्या चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, पूर्णिया दौरे पे प्रधानमंत्री आए। उन्होंने पूर्णिया को जो सौगात देनी थी, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, रेलवे का उद्घाटन का था, इसके अलावा और भी मखाना बोर्ड से लेकर के तमाम चीजों पर उन्होंने जियो टैग का उन्होंने किया। इन तमाम चीजों को लेकर के जितने भी थे वो सारे काम हो गए। वहां के लोग काफी इस बात से खुश नजर आए। अब इसमें भी क्रेडिट की होड़ लग गई। पप्पू यादव कह रहे थे कि हमने जनता से वादा किया था, 6 महीने हमने सारा काम कर दिया। पप्पू यादव पहली बार थोड़ी पूर्णिया से सांसद हुए, इससे पहले भी हुए थे। पहले भी इन्होंने वादे किए थे, पूरे नहीं हो पाए, मजबूरी थी उनकी। अब पप्पू यादव कह रहे हैं या महागठबंधन का कोई नेता कह रहा है तो सही कह रहा हो, ये आप लोग बेहतर समझते हैं। काम करने में लोग कितने आगे हैं इस पूरे बिहार की जनता जानती है। खैर, अब इस पे मैं ज्यादा नहीं चर्चा कर पाऊंगा क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा ने बहुत कुछ बिहार में उसका जो है वो नींव डाली है। विरोधी के लिए तो कोई मायने उसका है नहीं, और हो भी कैसे, कोई भी विरोधी नहीं चाहेगा कि सामने वाले की कोई ऐसी चर्चा हो जिसका उसको उसका फायदा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से युवाओं को डिजिटलाइजेशन से जोड़ने और एनडीए सरकार के कामकाज और उसे जोड़ने का काम किया है, जो डिजिटल क्रांति की ओर जाने की बात की है, उससे एनडीए को काफी फायदा होने वाला है। और इसकी शुरुआत कल जो प्रधानमंत्री कोई जब कार्यक्रम में किसी बात को कहते हैं तो ग्राउंड लेवल पर उसकी शुरुआत पहले कर दी जाती है। तो इस प्रकार से एनडीए के सारे कामकाज जो युवा जिससे वंचित हैं कि उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उसको शुरू किया गया है कि मोदी फ्रेंड जो डिजिटल फ्रेंड होगा, ऐसे करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इन तमाम चीजों को देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं अभी दोनों गठबंधन को लेकर के एक समस्या बनी हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर के। जीतन मांझी भी एनडीए में कह देते हैं कि हम अकेले 100 सीट पर चुनाव लड़ जाएंगे। चिराग पासवान एक बार लड़के देख ही चुके हैं 2020 में, उनका हासिल उनको मालूम ही है। इस बार भी फिर अभी थोड़ा बहुत उनको वो फुदक रहे हैं, इतना नहीं इतना चाहिए। और उनसे ज्यादा उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, उनको लगता है कि इस बार झंडा गाड़ ही देना है। तो एनडीए में भी कुछ ऑल इज वेल जो कहेंगे आप लेकर के, वो होने वाला नहीं है। एक फॉर्मूला निकाला गया एनडीए में कि 99 दोनों, यानी जदयू बीजेपी, 23 चिराग पासवान, 12 जीतन राम मांझी और 10 जो है, यानी 12 जीतन राम मांझी और 10 उपेंद्र कुशवाहा। अब देखते हैं ये भी फार्मूला लागू होता है कि नहीं लागू होता है। कई फार्मूले बन चुके हैं, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, लेकिन प्रयोग अभी तक एनडीए का भी सफल नहीं हो पाया। आप इधर आ जाइए, इधर ज्यादा झंझट की बात नहीं, इधर कोई झंझट ही नहीं। इधर झंझट है मात्र इस बात की कि अब साथ लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, बस इतनी कहानी। कांग्रेस इस बार यस बॉस की भूमिका में नहीं आने वाली। कांग्रेस ने लालू यादव को कह दिया है कि इस बार यस बॉस नहीं होगा। इस बार जो भी होगा वो आमने सामने की बात होगी, बराबरी की बात होगी। 55 सीटें लेंगे, 2 डिप्टी सीएम लेंगे। फिर बेचारे मुकेश सहनी का क्या होगा? बिहार के इतिहास में उनका दावा है कि आज से पहले कोई दलित का बेटा हुआ ही नहीं सीएम डिप्टी सीएम, उनकी उतनी जानकारी है। अब आप लोग समझ लीजिए कि बिहार में हुए हैं कि नहीं हुए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अब एक मामला जीवेश मिश्रा वाला हुआ था, एक पत्रकार को पिटाई को लेकर के, दरभंगा वाला मामला था। तेजस्वी यादव में सुबह सुबह पहुंच गए थे एफआईआर दर्ज कराने, पीछे पीछे बेचारे मुकेश सहनी भी पहुंचे। क्रेडिट लेने की जो होड़ होती है, कहा ना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पप्पू यादव वाली स्थिति जो है सो यहाँ भी है। अच्छा ये बताइए, मतलब मुझे सोचता हूं मैं कभी कभी, क्या वही बिहार है? शायद बिहार बदल गया है, मुझे ऐसा लगता है। इसी बिहार में शाम में 6 बजे के बाद लोग नहीं निकलते थे। एक पत्रकार की पिटाई हुई है तो उसके लिए तेजस्वी यादव दरभंगा सुबह सुबह उठते और चले जाते एफआईआर दर्ज कराने। काश यही काम लालू प्रसाद यादव किए होते तो आज तेजस्वी यादव को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। खैर, इन लोगों की अपनी अपनी सोच है, उस पर बाद में कभी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस आंखें दिखा रही है और सीट शेयरिंग को लेकर के कृष्णा लाल को जो ऑथराइजेशन मिला है, और उसके बाद राजेश राम को 2 दिन पहले राजेश राम ने एक मीटिंग रखी, आरजेडी के नेताओं को बुलाया कि आइए एक बार बात कर लेते हैं, हो सकता है कि मामला सुलझ जाए। लेकिन आरजेडी के नेता नहीं है, बोले तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमको बुलाओ और हम आकर के तुमसे बात करें, यानी कि सदाकत आश्रम।
आना हो तो यहाँ आओ, यानी आरजेडी कार्यालय आओ। तो आप समझ सकते हैं यही लोग महादलित की बात कर रहे हैं, यही लोग दलित के उत्थान की बात कर रहे हैं। राजेश राम तो महादलित ही है ना, कैसे होगा इसमें, कैसे बिहार विकास की बात हो रही है? तो इन चीजों को आप देख लीजिए। मुकेश सहनी है जो उनको 20 सीट से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है, 20 मिल जाए बामुश्किल बड़ी उनके लिए बड़े ही फायदे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुकेश सहनी जो अपने तेवर कम नहीं रखे। अच्छा, उनकी जो बातें होती है वो ऐसे बोलते हैं जैसे पूरे गठबंधन की सीट शेयरिंग वही तय कर रहे हैं। मैंने कहा था कि वाम दल बिना किसी शोर शराबे का, बिना किसी लाइमलाइट का अपने कामकाज में लगे हुए हैं, चाहे वो गठबंधन में लड़े या बाहर लड़े, रिजल्ट उनको वही मिलना। वाम दल को ज्यादा नुकसान होने वाली नहीं है, वाम दल को ज्यादा फायदा ही होगा। अगर महागठबंधन को ज्यादा सीटें आती है तो उसमें अहम भूमिका वाम दल की होने वाली है। और जहां तक मुकेश सहनी की बात है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पिछली बार 4 जीते थे, इस बार 5 या 4 जीत जाए, उतना अगर बरकरार रख ले तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो खैर, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, यही वर्तमान परिदृश्य है। अभी यही चर्चा गर्म है, सीट शेयरिंग। बिहार में बस कहीं भी जाइए तो सीट शेयरिंग, और एक जीवेश मिश्रा वाला मामला था तो आपको बता ही दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो खैर देखिए क्या होता है, जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य बदलते रहेंगे, चुनाव सर्वे कभी इसको जिता रहा है कभी उसको जिता रहा है, तो वो भी अदल बदल हो रहा है जैसे कि सीट शेयरिंग। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।